मैं तो भाई अध्यापक हूँ। एक बार एक बच्चे से जो है मेरी बात हो रही थी, मैंने बच्चे से कहा, बेटा ये बताओ, 2 कपड़े 2 घंटे में सूखते हैं, बताओ 4 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे? बच्चा बोला, सर जी जब कपड़े सूख गए तो बार बार काहे को सुखा रहे हो? अब एक बार एक बच्चे को मैं सवाल समझा रहा था, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने उसको दोबारा समझाया, बोला बच्चा सर जी समझ में नहीं आया। मैंने उसको फिर समझाया, फिर समझाया, फिर समझाया। बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा है? बच्चा बोला सर जी फिर 3 घंटे से क्या कुछ चाट रहे हो? भाई हाजिर जवाब होते बच्चे हैं। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा बड़ा बदतमीज है, अपने पिताजी को लेके आना। बोला कौन से वाले पिताजी? अरे मैंने कहा कितने पिताजी हैं तुम्हारे? बोला पिताजी सर 6। मैंने कहा 6? क्या बकवास कर रहे? बोला सर जी तुम्हारे भी। मैंने कहा थप्पड़ मारूंगा। बोला साबित कर दूं? मैंने कहा तू अपने बता। बोला सर जी एक तो वो पिताजी जिनसे हम पिताजी कहते हैं। मैंने कहा ठीक। बोले एक परम पिता परमात्मा कितने भये? मैंने कहा 2। और बोले कि गाय हमारी माता है, कितने भये? मैंने कहा 3। और बोले धरती मेरी माता पिता आसमां कितने भये? मैंने कहा 4। और बोले कि महात्मा वो राष्ट्रपिता कितने भये? मैंने कहा 5। और बोले भगत पे गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो बच्चे बड़े हाजिर जवाब होते हैं, बड़ी जबरदस्त बात कर देते हैं। अच्छा हम जब पढ़ते थे गांव में तो एक बार क्या हुआ, हमारे विद्यालय में नाटक खेला गया। अब उसमें एक लड़की बुआ का रोल कर रही, बच्चों ने उसका नाम ही बुआ रख दिया। जहाँ कहीं जाए बच्चे कहें और बुआ क्या हाल चाल है, कहाँ गई थी बुआ, कैसी हो बुआ। एक दिन उसको गुस्सा आ गया, बोला तुम्हारी सबकी शिकायत प्रिंसिपल साहब से करेंगे। प्रिंसिपल साहब के ऑफिस पे पहुंची, जैसे ही गेट पे पहुंची प्रिंसिपल साहब बोले आओ बुआ। अब बुआ के लिए थोड़ी सी अगर मन में आई हो तो बजा दो। अब फिर प्रिंसिपल साहब संभल के बोले नहीं नहीं हाँ हाँ बेटा कैसी आई? बोले सर सारे बच्चे हमसे बुआ बुआ कहते हैं। उन्हें अच्छा चलो क्लास में पहुंचे, हाँ वो सारे बच्चे खड़े हो जाओ जो इससे बुआ कहते हैं। सारे बच्चे खड़े हो गए, एक लड़का खड़ा नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब बोले अच्छा तुम सब बैठ जाओ। बोले बेटा तुम खड़े हो जाओ, ये बताओ ये सारे बच्चे इससे बुआ कहते, तुम क्यों नहीं कहते? लड़का बोला सर जी जिस नाटक में ये बुआ का रोल कर रही थी मैं उसमें फूफा का रोल कर रहा था। तो ये ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, लोग बड़े बड़े जो है फूफा बना देते हैं। देखिए ये कवि सब बैठे हुए, एक दिन मैं मणि मधुकर मूसल जी से कह रहा था तुम्हारा तो बड़ा जुगाड़ ठीक ठाक चलता रहता, अभी देखिए टूंडला से आ रहे, रात दिन भागते रहते हैं कवि सम्मेलन का। तो बोले कि ना बड़ी मुसीबत है। तो इनके द्वारा जो मुसीबत है 4 लाइनों में मैं बताता हूं कि रहे हैं जिंदगी फुटकर, टुकड़ों में जी रहे हैं कि रहे हैं जिंदगी फुटकर, मुसीबत ठोक देती है। और अगर आने लगे खुशियां, अगर आने लगे खुशियां तो किस्मत रोक देती है। और पढ़ें कविता जो मंचों पे तो श्रोता भाग जाते हैं। और नहीं डंकी मिले पेमेंट तो बीबी ठोक देती। बड़ी मुसीबत है भाई, हिसाब किताब अगर नहीं बने तो रात दिन भगते रहते और लाते तो कुछ हो नहीं। तो ऐसी स्थितियां पैदा होती रहती हैं। देखिए जमाना अलग अलग टाइप के लोगों का है, तो ऐसी स्थिति में कि अपने अपने सत्य हैं अपने अपने झूठ, अपने अपने सत्य हैं अपने अपने झूठ, और इन्हीं सत्य और झूठ से मचा रखी है लूट। और मचा रखी है लूट, छूट जाते अपराधी और अपराधी का साथ शरण देती है खादी। और बहकाते दिन रात दिखाते झूठे सपने, और अपने अपने राग स्वार्थ हैं अपने अपने। और किसके कैसे स्वार्थ हैं इसको बताने के लिए आपके बीच में कविता पाठ के लिए हमारे सब बीच में बैठे हुए सबसे वरिष्ठ जरूर हैं, लेकिन इनका जो अनुभव है वो बहुत तगड़ा है। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं, आपको वैसे में बताएं कि इनके बारे में कहा जाता है कि हुए कमजोर ये इतने, हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से,
कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। कोई कहता है ईरानी, कोई कहता है तूरानी, मगर सच ये है कि ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा बाबूलाल जी ढींगिया का। आइएगा। चेयर पर बैठे चेयरमैन साहब, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, क्या बात है, जिंदाबाद। आपको मेरा प्रणाम। और मैं अब कविता शुरू करता हूँ। देखो साहब, मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, गांव से निकला हूँ, गांव का कवि हूँ, मात्र 8वीं पास कवि हूँ। ये जितने कवि हैं ना, बड़े विद्वान कवि हैं साहब। कोई MA, कोई BA, कोई B.Ed है। ये पढ़ लिख के ने कोई तीर तो मार ना लियो, कर रही कविता रहे, वो मैं 8वीं पास कर रहा हूँ। सही बात है। एक बात और बता रहा हूँ साहब, भाई साहब कह रहे थे चैंटी 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 खिंचला जाती, मेरे समझ में नहीं आता। एक बार कह रहे थे भाई साहब मैं अध्यापक हूँ। ये कैसे अध्यापक है? आपका आशीर्वाद हो तो मैं बता दूँ कैसे अध्यापक है। बताइए, जिंदाबाद। एक दिन ये बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे थे और कह रहे थे बोल बेटा लिखिए, प्रश्न परीक्षाओं में आएगा, बोल गुरुजी बताइए। तो ये बच्चों को बता रहे थे, बोल बेटा लिखिए, गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल करके पाकिस्तान में गिरती है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल करके पाकिस्तान में गिरती है। इतने में डिप्टी साहब आ गए और बोले मार साहब इन बच्चों का भविष्य खराब क्यों कर रहे हैं? गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो डिप्टी साहब बोले बच्चों का खराब मत कीजिए, गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये अध्यापक जी बोले मार साहब तनख्वाह मिले 6 महीना है, जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक ये गंगा नदी पाकिस्तान में ही गिरेगी। गिरेगी गिरेगी, जिंदाबाद। बोले आपको तनख्वाह मिले 6 महीना है? बोले जी हाँ। तो आप बड़े अफसरों को लिखिए। बोला आप हमारे डिप्टी साहब में लिख लीजिए। बोले भाई साहब मैं डिप्टी नहीं हूँ। बोला आप कौन है? बोले मैं तो डिप्टी को पियोन हूँ। कि डिप्टी साहब कहाँ हैं? बोले वो उस इस स्कूल को चेक कर रहे हैं। मेरे से कहा इसको मैं चेक करता हूँ, उस स्कूल को तू चेक कर ले। तो बोल देख भैया मास्टर मैं भी नहीं हूँ, मास्टर है मेरे भाई बान खोल रही है दुकान, जैसो पढ़ाया जाए ऐसो पढ़ाया। ये इन अध्यापकों की व्यवस्था है साहब। आप फोटो खींच रहे हैं, खींच ले भैया, पीछे काम आएगा लेकिन कुछ नहीं आएगा, तुझे एक्सरा आएगा, खींच ले। लीजिए साहब, मैं जो कह रहा था कि मैं अपनी औकात पर आ रहा हूँ। ये बड़े विद्वान कवि हैं, पढ़े लिखे कवि हैं। अगर कोई शब्द मेरे से ऐसे निकल जाएँ तो मुझे आप माफ़ करना, और माफ़ के अलावा मेरा करोगे ही क्या। एक बात, मेरे देशभक्ति की भावना जाती साहब, मैं भी देशभक्ति करना चाहता था। तो राजस्थान पुलिस के लिए मैं भर्ती होने के लिए चला गया। वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। मेरे से बोले कैसे आए? मैंने कहा साहब मैं देशभक्ति करना चाहता हूँ, पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ। अरे बोले यार मोमबत्ती से तेरे हाथ पाँव, अगरबत्ती से तेरे पाँव, तो क्या देशभक्ति करेगा? मैंने कहा साहब इंस्पेक्टर साहब मैं तो ये कहना आया हूँ कि आप मेरे भरोसे मत रहना। लीजिए साहब, मैं अब सीधी सादी एक कविता अपना जो लिखता हूँ, जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। आज मैं सुबह जब मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूँ कब सम्मेलन में। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कहा पगली डिनर शाम के भोजन को कहते हैं घर बारी। बोल शाम को दलिया तो है और खासकर आपके लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल शाम को इसमें कुत्ता मुँह देंगे, मुझे फेंकना पड़ता था, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। वैसे एक दिन भाभी जी इनको ले गई मेले में, और वहाँ उनसे एक वो था ना गोदन बनाने वाला, उससे बोला भैया इनके हाथ में वो शेर बना दो। बोले कि शेर ना बनना, इनके हाथ में तो सांप बनेगा, वो भी फन वाला नहीं। और अभी बनवा लो तो बनवा लो, अगली साल तो केंचुआ ही बनेगा। देखिए भाई साहब, मैं सीधी सादी कपड़ा पढ़ रहा था, मुझको छड़ा था। जब मैं मेरे घर से चला था, मेरे पिताजी ने मुझे 2 चीज़ों के लिए पाबंद कर दिया है। और वो 2 चीज़ कौन सी है? बोल बेटा आप उत्तर प्रदेश जा रहे हो, 2 चीज़ों से आप बच के रहना, 2 से आप कुछ मत कहना। मैंने कहा पिताजी ठीक है, वे 2 कौन हैं जिनसे क्या ना कहूँ? बोल ठीक तेरे पीछे बैठे हों, एक तो उनसे कुछ मत कहना, और एक ठीक तेरे बाएं हाथ की तरफ बैठे हैं, उससे भी कुछ मत कहना। मैंने कहा पिताजी मेरी ये बात समझ नहीं आई, क्यों ना तो पीछे वाले से कहूँ, क्यों ना बाएं दाएं हाथ की तरफ बैठने वाले से कहूँ। बोल बेटा ठीक पीछे तो वो होते हैं जो हमेशा कायर होते हैं, इसलिए उनसे कुछ मत कहना।
और दाएं तरफ को हमेशा घरवारी बैठती है, इसलिए घरवारी के समान होते हैं, उनसे भी कुछ में मत कहना। इसलिए मुझे पाबंद कर दिया साहब। शैल जी स्वागत है, स्वागत है। जब मैं ठीक वो बस अड्डे पे आया तो कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा था, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा का। तो ड्राइवर बोला बाबा आप मेरे पहिया के नीचे तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे कहाँ है इसके 64 दांत में, कि मुझको पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा। 32 तेरे और 32 इसके। भाई साहब बस में बैठा, इसमें भाई साहब जी मौजूद थे, सबरत जी। मैंने कहा यार सबरत जी हमें बैठ जान दो। बोल पीछे जा, आगे जा। भाई साहब मुझे 15 मिनट हो गए, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे से देख रहा। बोला बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरी ये बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। 15 मिनट गाड़ी बस चली, रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। सबरत जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं सरकता हूँ, आप यहाँ बैठ जाओ। बोल नहीं नहीं आप बैठे रहो। हमने कि चोरे बुढ़ापे, हमारी भीड़ तो आगे जा और पीछे जा। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठ गई। हंसने की बात नहीं साहब, सब किस्मत का खेल होता है। भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी मिला, मुझसे से कहा बाबूजी बाबूजी। मैंने क्या बात है, बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। मैंने कहा कम चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। सही है, सही है, बजा दो। मैंने कहा भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है, सबरत जी मेरे पास बैठे थे, मैं तुरंत सबरत जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने भाई साहब इनसे ले ले। भिखारी ने सबरत जी को ऊपर देखा, नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देगो। हाँ भाई साहब जब मैं ठीक आपके मथुरा में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, पर एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मुझसे बोला अंकल अंकल। मैंने कहा बेटा क्या बात है, बोले पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बोल बाबा तेरा फ़ोटो दे जा। मैंने कहा आप फ़ोटो ले जाकर क्या करेंगी, बोल रात को हमारे बच्चे रोते हैं, उन बच्चों को बताएंगे। बोल बेटा रो मत, नहीं हुआ ठीक। और आपके जो मसानी रोड पर आया तो मुझे एक डॉक्टर ने देखा और बोले बोल भाई बाबा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं सम्मेलन में कविता पढ़ने जा रहा हूँ। बोला आप कभी हैं, मैंने कहा हाँ। बोला आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी मान आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैंने कहा डॉक्टर साहब जब खून ही नहीं है चेक क्या कराऊँ। अरे अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा। मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ, जब हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से घरवाली घर में आई है उस दिन से लो ही लो चल रहा है। हाँ फिर भी मैंने डॉक्टर साहब की सिरंज को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल देते हैं। भाई साहब माफ़ करना, कोई डॉक्टर हो तो मैं आपकी रचना नहीं, मैं राजस्थान के डॉक्टरों की एक 4 लाइन पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। क्या एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, क्या बात है, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला बोल डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते हो नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे। मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं, क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते? क्या बात है। और एक छोटा सा व्यंग, सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो,
मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए। सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ही ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरे एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर, मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चला आएगा। पर एक बात बता, तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। अपन साहब कवि हैं, कवियों के लिए बड़ी बड़ी समस्या आ जाती हैं, और साथ में अगर कवित्री हो तो और भी समस्या आ जाती हैं। सत्य घटना है आगरे की। मैं एक रिक्शे वाले से कहा, मैं भाई साहब हमारी 2 सवारी हैं, एक सवारी है आप इन्हें ताजमहल तक पहुंचा दोगे का? बोल कहाँ है? मैंने कहा साहब है। तो मैंने कहा चेतना जी आओ अब राजो। रिक्शे वाले से कहा भाई साहब ये सवारी है। तो रिक्शा वाला हाथ जोड़ के बोला, बोल बाबूजी। मैंने कहा हाँ। बोले एक बेर में तो चलना है। तो मैंने कहा काट के 2 बेर में ले जाएगा का? ये आदरणीय चेतना जी हैं। मैं कविता पूरी हुई, बजाओ एक बार ताली। जय हिंद जय भारत।